मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग चैप्टर केमिस्ट्री 2024 के लिए चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स और चैप्टर 1 सॉल्यूशन, इन दोनों चैप्टरों के जो आपके महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विथ सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बेटा। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन के करा दूंगा। तो इस पूरे चैप्टर में आपको केवल बेटा 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको सॉल्व करना है। आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा वो इन्हीं 10 में से पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के विषय में आपको पढ़ के जाना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। किसके विषय में पढ़ के जाना है बेटा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू व्हिच कंसंट्रेशन आज राइज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, सम ऑफ एक्सपोनेंट टू व्हिच कंसंट्रेशन आर राइज्ड, जो आपका एक्सपोनेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसी एक्सपोनेंट को आपको सम कर देना है, वही आपका क्या कहलाता है बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर कहलाता है। एक्सप्लेनेशन के लिए बात करें बेटा, सपोज वी हैव केमिकल रिएक्शन, आपकी एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो है के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो एक्स एंड वाई आर एक्सपोनेंट, ये आपका एक्स एंड वाई क्या है आपका एक्सपोनेंट है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको इस चैप्टर में बेटा पढ़ना चाहिए आपको, तो वो है बेटा आपके पास डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो इस चैप्टर में लर्न करना चाहिए बेटा तो वो है आपके पास डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का डिफरेंस आपको लर्न करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का डिफरेंस। तो देखिए इसको आप लोग किस तरह से स्टडी करेंगे बेटा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। तो एक तरफ आपको लिखना है ऑर्डर और एक तरफ लिखना है आपको बेटा मोलिकुलरिटी। तो देखिए अगर हम ऑर्डर में बात करें बेटा, सम ऑफ पावर राइज ऑन कंसंट्रेशन इन रेट लॉ, तो जो आपके पास कंसंट्रेशन की जो पावर होती है रेट लॉ में उसी के सम को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। जबकि मोलिकुलरिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड टू रिजल्ट इनटू द केमिकल रिएक्शन। तो आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके आपके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के जो नंबर्स होता है उसे हम लोग मोलिकुलरिटी बोलते हैं। सेकेंड जो आपको बेटा लर्न रखना है वो है ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो। जो ऑर्डर होता है बेटा ये आपका फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकता है और जीरो भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। जबकि अगर हम मोलिकुलरिटी की बात करते हैं बेटा तो मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो एंड फ्रैक्शनल। जो मोलिकुलरिटी है वो ना तो आपकी जीरो हो सकती है और ना ही वो आपकी फ्रैक्शनल में आ सकती है। थर्ड पॉइंट बेटा ऑर्डर के लिए अगर हम लोग स्टडी करें तो ऑर्डर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जो ऑर्डर होता है बेटा वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, जबकि जो मोलिकुलरिटी होता है इट इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक आपका कैसा होता है बेटा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। जो मोलिकुलरिटी होती है बेटा आपकी वो एक आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। कैसा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा ऑर्डर में भी निगेटिव, जो ऑर्डर है बेटा वो निगेटिव भी हो सकता है, जबकि मोलिकुलरिटी ऑलवेज पॉजिटिव। जो मोलिकुलरिटी होती है वो बेटा हमेशा आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट डिफरेंस बेटा ऑर्डर में अगर हम लोग बात करें तो अप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर है बेटा वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह की जो रिएक्शन होती हैं उनके लिए आप अप्लीकेबल कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो मोलिकुलरिटी होती है ओनली एंड ओनली डिफाइंड एज द एलिमेंट्री रिएक्शन, केवल उन रिएक्शनों के लिए डिफाइंड होती है जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये चीज़ डिफाइंड नहीं होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा वो आपको लर्न करना है पेसिडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को आपको लर्न करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे बेटा, एक्सप्लेन द सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल। तो सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं बेटा तो द रिएक्शन विच लुक लाइक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पहली बात आपकी ये जो रिएक्शन होती है देखने में आपको कैसी दिखती है बेटा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, बट बिहेव लाइक द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पर बिहेव किसकी तरह करती है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह। एंड फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, और फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट लॉ होता है उसको फॉलो करता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो सीडो मोलिकुलर रिएक्शन क्या है बेटा, द रिएक्शन व्हिच लुक्स लाइक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो देखने से तो आपको सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन लगे बट बिहेव करे, पर उसका जो बिहेवियर हो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की तरह हो और उसमें फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ अप्लीकेबल हो। तो ऐसी रिएक्शन को आप लोग पेसिडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं बेटा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, इसका एक मस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है बेटा।
रेट लॉ इक्वेशन होती है K इक्वल टू सुक्रोज की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंट की पावर, तो एक्सपोनेंट कितना है 1 हो गया बेटा। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी भैया, सुक्रोज प्लस वाटर 1 मोलिक्यूल है तो 2 हो जाएगी। तो दिस रिएक्शन इज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो ये आपकी एक स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटा इस चैप्टर में लर्न करना है या आपको तैयार करना है बेटा, वो है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। आपको नेक्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर में तैयार करना है बेटा, वो है आपके पास मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। वो आपके पास क्या है बेटा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है, इसको आपको लर्न करना है। तो देखते हैं बेटा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, वो क्या होता है, तो मोलिकुलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम आयन या मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो आपके नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं, चाहे वो एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल्स हो, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। जो आपके कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली और आपका प्रोडक्ट को फार्म आउट करते हैं, तो उन्हीं नंबर ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, तो H2 + I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब रिएक्ट करता है तो यहाँ 2HI बनता है। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी बेटा, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड 1 मोलिक्यूल ऑफ I2, तो दोनों कितने हो जाएंगे बेटा 2। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 2। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक इसमें लर्न करना है बेटा, वो है आपके पास बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आपको स्टडी करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, व्हेन द सम ऑफ ऑल द पावर व्हिच रैंड इन कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द यूनिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि सम ऑफ ऑल द पावर्स विच रैंड इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू यूनिटी इज यूनिटी। जब आप लोग कंसंट्रेट जो रेट लॉ होता है उसमें कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करें और उसकी पावर का सम जो है वो 1 के इक्वल हो जाए, तो आप ऐसी रिएक्शनों को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उनको क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो देखिए जब हम लोग नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ से नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा K(N2O5), तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो आपको लर्न करना है बेटा, वो है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आपको लर्न करना है। इसके बाद आपको क्या लर्न करना है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लर्न करना है। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो अगर मैं आपसे बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बेटा, दोज रिएक्शन व्हिच इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन बेटा, जो इंडिपेंडेंट होती है किससे बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, ऐसी रिएक्शन का नाम होता है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में बात की जाए बेटा, ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। ऑल द एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन होती है वो भी सब आपकी कैसी होती है बेटा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ऑल एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो सब की सब आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड फ्यूल, जो आपका HI का डिकम्पोजिशन होता है गोल्ड फ्यूल के अंदर बेटा, उसको भी हम लोग जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन लिख दी बेटा, तो सॉरी इतना आपको जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में लर्न रखना है। इसके बाद जो आपको बेटा लर्न करना वो है बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये होगा। तो देखिए बेटा, हमने माना कि A से B कोई रिएक्शन है गिवन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे, -dA/dt रखेंगे। रेट लॉ इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, K(A)⁴ अब जब दोनों बेटा रेट लॉ इक्वेशन है तो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो कंपेयरिंग बोथ, तो -dA/dt किसके इक्वल हो जाएगा, KA के बराबर हो जाएगा। तो अब A को इधर ले आते हैं बेटा, तो -dA/A KdT बन जाएगा। T = 0 पे जो A है वो A0 के बराबर है, इसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं। T = T पे जो A है वो AT के बाद के इक्वल हो जाएगा, इसको रिमेनिंग कंसंट्रेशन मान लेते हैं। इंटीग्रेटेड बोथ साइड, अब दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन कर दिया बेटा, और इसको पूरा जब आपने सॉल्व किया,
इसको क्या किया बेटा, जब आपने पूरा सॉल्व किया तो देख लीजिए किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो आपका यहाँ से t इक्वल टू आ गया 2.303 के log 10 बेस a नॉट बाई 80, इसको याद रखना। अब हम चलते हैं सेकंड अगले नेक्स्ट टॉपिक में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको जो लर्न करना है वो है बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा, तो देखिए बेटा सपोज ए से पी कोई रिएक्शन है बेटा, ई या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो कैसी बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर हम लिखें इसका डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट तो हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट हो जाएगा के ए की पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा। तो कंपेयर जब करेंगे दोनों को तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसा होगा। फिर अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड में, बोथ साइड में क्या कर दीजिए इंटीग्रेट। इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर बात करें इनिशियली टी इक्वल टू जीरो में ए जो है बेटा वो ए नॉट के इक्वल है, जबकि जो फाइनल में बात की जाए तो ए टी जो है वो ए टी के बराबर हो जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेशन इसमें करेंगे बेटा तो आपका ये फाइनली ये इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यार अगर हम बात करें ए नॉट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की है जो एट टी इक्वल टू जीरो पे है। ए टी को बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन। के को बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट और टी को बोलते हैं टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम ए नॉट से ए टी, कि टी वो टाइम है जब आपका कंसंट्रेशन चेंज होता है ए नॉट से ए टी, उस टाइम को बोलते हैं टी। इसके बाद जो आपको बेटा लर्न करना है वो है आपके पास बेटा राइट द कमेंट ऑन द रेट लॉ ऑफ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन पे आपको कमेंट करना है कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए उसकी बात करते हैं बेटा। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। तो रेट लॉ क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होती है जो आपको दिया जाता है भैया किसमें, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में ऑफ रिएक्टेंट, विच ईच टर्म राइज्ड टू सम पावर, जो आपके सम पावर होती है उसमें कुछ, विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। ठीक बेटा, फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए बी, ये आपकी कोई ए बी सी डी आपके स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा आपके पास रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी, ये आपका इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक्स वाई कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जबकि एक्स और वाई केवल और केवल कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं बेटा, केवल एक्सपेरिमेंटली। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के इक्वल टू रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, और जो के होता है बेटा इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं और ये डिपेंड होता है ओनली द टेम्परेचर। इसके बाद लास्ट जो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है बेटा तो वो है आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। लास्ट जो आपको यहाँ पे बेटा लर्न करना है तो वो है आपका बेटा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात की जाए बेटा तो इट इज द डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, जो आपका ये चेंज होता है कंसंट्रेशन में या प्रेशर में रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन या प्रेशर का चेंज होना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, वही आपका क्या कहलाता है, रेट ऑफ इक्वेशन कहलाती है। फॉर इक्वेशन यूज द कंसंट्रेशन, अगर हमने एक्वस फेज में किया तो एक्वस फेज के लिए हमारा यूज होगा कंसंट्रेशन और फार्मूला बनेगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, आर इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी फॉर गैसियस फेज। अब लेकिन अगर आपने इसी चीज़ को गैसियस फेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं बेटा, गैसियस फेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यूज प्रेशर। आप गैसियस फेज में आप किसका यूज करेंगे बेटा, प्रेशर का यूज करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी प्रेशर चेंज करना है बेटा चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, तो यही आपका क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। आर इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यूनिट ऑफ रेट इक्वेशन की बात की जाए तो अगर एक्वस फेज है तो यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अगर आपका जो फेज है वो आपका कैसा है बेटा, गैसियस फेज है तो एटीएम पर सेकेंड। तो ये आपके पहला चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, उसके टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए एग्जाम के। सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग बात करेंगे बेटा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बोर्ड में लगातार आपसे पूछे गए हैं विथ आंसर विथ सॉल्यूशन। आपका इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपको वहाँ पे लिखना है और किस तरह से वहाँ पे अपने आंसरों को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें बेटा तो फर्स्ट क्वेश्चन है
स्टेट हेनरी लॉ। आपको हेनरी लॉ को लिखना है बेटा। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने 2002 में, 8 में, 10 में, 12 में, 13 में, 17 में, 18 में, 22 में आपसे पूछा है। तो देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करें बेटा तो हेनरी लॉ है। ध्यान देखिए बेटा, हेनरी लॉ क्या होता है। द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो बोला गया है, हेनरी ने बताया था कि जो मास ऑफ गैस डिजॉल्व होता है इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड में किसी फिक्स वॉल्यूम पे जो मास आपका गैस का डिजॉल्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा उस गैस के प्रेशर के। किसके बेटा? उस गैस के प्रेशर के इक्वल होता है, यानी कि यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, वेयर पी को हम लोग प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं और यस को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, वो भी इन ग्राम में बेटा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा तो वो है हमारे पास स्टेट राउल्ट्स लॉ। सेकंड क्वेश्चन जो हमको लर्न करना है बेटा वो है स्टेट राउल्ट्स लॉ। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में 2005 में, 11 में, 16 में, 18 में और 23 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा गया है। तो अगर आप इसके आंसर की बात करें तो ध्यान से देखना बेटा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ये है स्टेट राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है बेटा? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile component of a solution is the product of vapor pressure of that pure component and the mole fraction of the component in the solution। राउट्स ने बोला था बेटा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ऑफ द एनी वोलेटाइल कंपोनेंट का, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन में, तो वो आपका प्रोडक्ट होता है बेटा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वो प्रोडक्ट होता है किसका बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, ये उन्होंने बोला था। तो पी हमारा है बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, और ये जाई है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, जिसका आप लिख रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें बेटा तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपसे कहा जा रहा है बेटा व्हाट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसके विषय में आपको बताना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने बेटा 2003 में, 9 में, 14 में, 18 में और 20 में आपसे पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे बेटा। तो देखिए इसका आंसर होगा बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इफ टू आर मोर देन टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बट नॉट नेसेसरली द सेम कंसंट्रेशन आर सेड टू बी द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा कि 2 या मोर देन 2 सॉल्यूशन हो, अगर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। क्या सेम है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस का नाम होता है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो उसमें बोला जा रहा है बेटा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोललिटी। आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है बेटा किसके किसके बीच में बेटा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोललिटी के बीच में आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने 2004 में, 8 में, 13 में, 18 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा। देखिए रिलेशन बिटवीन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोललिटी, मोललिटी और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का रिलेशन है बेटा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो इक्वल होता है बेटा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोललिटी के इक्वल होता है। तो मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से दिखाते हैं, तो डेल्टा टीबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी होता है बेटा और मोललिटी को स्मॉल एम, तो डेल्टा टीबी बराबर केबीएम हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, What do you understand by relative lowering of vapor pressure and write the expression for the relationship between relative lowering of vapor pressure and mole fraction of solute। बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले तो आपको ये बताना है बेटा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं। पहला तो ये हो गया, एंड आपको राइट द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन लिखनी है फॉर द रिलेशनशिप किसकी बेटा? बिटवीन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का रिलेशन आपको लिखना है क्या होता है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने आपसे बेटा 2005 में, 7 में, 11 में, 17 में, 20 में और 23 में आपसे पूछा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे बेटा।
तो सबसे पहले हमको लिखना है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर, तो जो आपका वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो कम हो जाता है देन डेट ऑफ द प्योर लिक्विड। किससे बेटा, प्योर लिक्विड के कंपेरिजन में जो सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है एट द गिवन टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे। इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसी को आप लोग बोलते हैं बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था बेटा, आपको एक्सप्रेशन लिखनी थी, किसके किसकी बेटा, रिलेशनशिप लिखना था बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में। तो देखिए एक्सप्रेशन के लिए अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अनुसार क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये हो गया। अब देखिए बेटा, फार सोल्यूशन के लिए हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो एडिशन होता है वो 1 के इक्वल होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो पुट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में बेटा। तो जब रखेंगे तो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, तो इसके आगे क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा कि ये जो हमारे पास पार्शियल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है इसका मल्टीप्लाई अंडर करेंगे तो बन जाएगा पी नॉट ए माइनस जाई बी इंटू पी नॉट ए। अब क्या होगा बेटा, पी नॉट ए, अब ये जो है हमारे पास पी नॉट एस को इस तरफ ले चलते हैं और जाई बी और पी नॉट ए को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू जाई बी बाई पी नॉट ए। तो अब जब यहाँ से आपने पी नॉट ए को नीचे लाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए। इसी को ये इक्वल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, किसके बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। हो यार, पी नॉट ए को बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जाई बी को बोलते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है डिफाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है एंड स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को। किसको डिफाइन करना है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है और स्टेबलाइज करना है रिलेशनशिप यानी कि फार्मूला बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन का आपको क्या करना है बेटा, फार्मूला स्टेबलाइज करना है। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो देखिए it is the external pressure that is applied to the solution side to stop the flow of solvent particles from solvent side to the solution side. It is denoted by pi। बोला गया है कि ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बेटा एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो कि अप्लाई किया जाता है, जो कि क्या किया जाता है बेटा, अप्लाई किया जाता है सोल्यूशन साइड। किधर को अप्लाई किया जाता है बेटा, सोल्यूशन साइड अप्लाई किया जाता है। और इससे होता क्या है, ये स्टॉप कर देता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट जो है उसको स्टॉप कर देता है। जो कहाँ मूव कर रहे होते हैं बेटा, सॉल्वेंट साइड से सोल्यूशन साइड मूव कर रहे होते हैं, उनको रोक देते हैं बेटा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बेटा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अगर पूछा जाए तो याद रखना बेटा, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर आपको लिखना है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब आपको रिलेशनशिप लिखना है बेटा बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट में आपको रिलेशन लिखना है। तो देखिए वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन होती है पाई इक्वल टू एम आर टी बेटा। एम क्या होता है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो हो जाएगा पाई इक्वल टू एन आर टी बाई वी हो जाएगा भाई। यहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए एम बी की वैल्यू क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे एन बी की वैल्यू रख देंगे। तो जब रखेंगे तो पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी बाई एम बी वी एल बन जाएगा। तो अगर एम बी को निकालना है बेटा तो एम बी को इधर भेज देते हैं। तो एम बी इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू बी आर टी बाई पाई वी एल। ठीक है, हो यार अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो आपका एम बी है उसको बोलते हैं बेटा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू बी को बोलते हैं वेट ऑफ सोल्यूट,
आर को बोलते हैं बेटा सोल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू याद रखना, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो इसकी वैल्यू रखेंगे 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। टी को बोलते हैं बेटा टेम्परेचर, वो भी इन केल्विन में लिया जाता है बेटा। पाई को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और वीएल को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी इन लीटर। तो ये हो गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस क्लास का और इस चैप्टर का क्या है बेटा, जो आपको पढ़ना है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपको कुछ टर्म डिफाइन करना है, जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन लिखना है, मोलरिटी की लिखना है और मोलरिटी की लिखना है। ठीक है बेटा। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन की। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो याद रखना बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है बेटा, एक रेशियो होता है। किसका किसका रेशियो बेटा, मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब किसी एक कंपोनेंट की, चाहे सोल्यूट के हों चाहे सॉल्वेंट, उसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल का जो रेशियो होता है उसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जाई, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जाई से। इफ इन अ सोल्यूशन, अगर हम सोल्यूशन बात करें, Na एंड Nb आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। Na जो है सॉल्वेंट के मोल है और जो Nb है वो सोल्यूट के मोल है। तो अगर हमको लिखना हो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या लिखना हो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो फार्मूला हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को लिखेंगे बेटा जाई पी, मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास Nb है, और मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा Na प्लस Nb। इसी तरह से अगर हमको लिखना हो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के विषय में लिखना हो, किसके विषय में लिखना हो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के विषय में, तो होता है बेटा मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट जो है इसका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बेटा मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है, Na है, और टोटल मोल हो जाएंगे Na प्लस Nb। तो ये आपका हो गया। ये तो फर्स्ट हो गया कि आपको मोल फ्रैक्शन। सेकेंड है मोलरिटी। सेकेंड क्या डिफाइन करना है बेटा, मोलरिटी। तो देखिए मोलरिटी की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड द number of moles of solute present in 1 kg of the solvent are called the molality of the solution। तो molality of solution क्या होता है बेटा, it is defined the number of moles, ये होते हैं total number of moles of solute present in the 1 kg of the solvent। 1 kg solvent के total number of जो मोल प्रेजेंट होंगे सोल्यूट के बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। उसी क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंटेड करते हैं। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए बेटा, तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन होती है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट ऑफ मोलरिटी की बात की जाए तो होता है बेटा मोल पर केजी। कितनी होती है बेटा, मोल पर केजी। लास्ट बेटा मोलरिटी। तो मोलरिटी को देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी क्या होती है बेटा, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितने मोल आपके सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे वही आपकी मोलरिटी कहलाती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एम से। अगर हम फार्मूले की बात करें तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है। यूनिट ऑफ मोलरिटी की बात की जाए तो हो जाएगा बेटा मोल पर लीटर। कितना हो जाएगा बेटा, मोल पर लीटर। तो ये आज की क्लास के बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मैंने सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सब इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भी बच्चों को इसकी PDF चाहिए बेटा, वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप में अपना नेम और क्लास का नेम लिख करके भेज देंगे, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।